नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी कलम पर। तो दोस्तों, आज का सत्र आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं आदिकाल को। और आदिकाल के हम 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करने वाला हूं। इसमें हम आज पहले 50 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 50 अगले प्रश्न अगली वीडियो में। और अगर आप भी हिंदी साहित्य से अगर आप चाहते हैं कि आप एमए करें, एचपीयू में अगर आप चाहते हैं कि एचपीयू से आप जाकर एमए करें, एचपीयू का एंट्रेंस अगर आप इस बार देने वाले हैं, तो ये कक्षा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न करवाऊंगा यहाँ क्लास में, वहाँ से आप ये मान कर चलिए कि ज़्यादातर प्रश्न एंट्रेंस एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास लगता है, तो यह कक्षा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो अगर आप उससे पहले कक्षा देखने बैठ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना, क्योंकि ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा कि हाँ पहले का है दूसरे का भी, उस तरह से आपको याद नहीं रहेगा। आप पहले सभी क्वेश्चन की नंबरिंग कर लेना, उसके बाद आप देखना कि अंत में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और ये ज़रूर से देखना कि कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है और कौन सा कमज़ोर। और जो कमज़ोर टॉपिक होगा उसे ही आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप परीक्षा में अच्छे अंक ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मैं प्रश्न बोलूँगा और आपको 10 या 4-5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, उतने में आपको आंसर करना है। और आप अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसे आदिकाल नाम किसने दिया? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रेसन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी मिश्र बंधु। आपको बताना है इन चारों में से आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? ये जो नामकरण वाले प्रश्न हैं, इससे बहुत ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से आना चाहिए कि किस किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया था। इसलिए आदिकाल को आपको बताना है कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया। ए बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। आपका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? आपको बताना है कि राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया। ए प्रारंभिक काल, बी चारण काल, सी सिद्ध सामंत काल या डी वीर काल। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सिद्ध सामंत काल नाम दिया महापंडित राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? आपको बताना है कि आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा। आपके ऑप्शन है, ए मिश्र बंधु, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र या डी गणपति चंद्र गुप्त। आपको बताना है आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ए अब्दुल रईस खुसरो, बी है अब्दुल फजल खुसरो या सी अब्दुल खालिक खुसरो या डी अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। आपको बताना है अमीर खुसरो का पूरा नाम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन में काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में जो सबसे पहले नामकरण और काल विभाजन है वो सबसे पहले किसने किया है। ए जॉर्ज ग्रेसन, बी शिवसिंह सेंगर, सी गारसा दत्तासी या डी मिश्र बंधु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए जॉर्ज ग्रेसन ने सबसे पहला प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? आपको बताना है कि सहजयान का प्रवर्तक इनमें से कौन था। ए सरहप्पा, बी शबरप्पा, सी लुइप्पा या डी गोरखनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ए सरहप्पा सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, संदेश रासक किसकी रचना है? ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी लक्ष्मीधर या डी हेमचंद्र। आपको बताना है कि संदेश रासक किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अब्दुल रहमान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया था? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? ए शिवसिक सेंगर, बी गारसा दतासी, सी मिश्र बंधु या डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आपको बताना है कि प्रथम प्रयास किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गारसादा तासी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या था। तो जो गारसादा तासी थे, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार दी ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तो अगर आप कोई भी प्रश्न जैसे कर रहे हैं तो आपको ऐसा ना हो कि बस जो मैंने प्रश्न पूछा कि इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, गारसादा तासी ने, तो आपको सिर्फ इतना सब नहीं पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम क्या था, वो किस सन में लिखा गया, उसकी भाषा क्या थी, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा कब से प्रारंभ मानी है? आपको बताना है कि डॉक्टर नागेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा कब से प्रारंभ मानी। ये 6वीं शती से, बी 7वीं शती से, सी 9वीं शती से या डी 10वीं शती से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 7वीं शती से डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। ठीक है, इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है। ए पृथ्वीराज रासो, बी पवनचर्यू, सी महापुराण या डी श्रावकाचार। आपको बताना है कि इनमें इसे हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। और आप कमेंट करके बताएंगे कि ये श्रावकाचार किसकी रचना है। ठीक है, इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है चर्यापद किसकी रचना है? ए सरहप्पा, बी लुइपा, सी विरूपा या डी शबरप्पा। आपको बताना है कि चर्यापद किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी शबरप्पा की रचना है चर्यापद। इसके बाद अगला प्रश्न है महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? आपको बताना है कि एक ग्रंथ है आदिकाल में महापुराण, उसमें कितने महापुरुषों के जीवन का चरित्र वर्णन है। ए 63, बी 65, सी 68 या डी 70। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 63। और आपको बताना है कि महापुराण के रचयिता कौन थे। ठीक है, आपको साथ साथ में इन ग्रंथों के जो लेखक हैं उनका नाम भी पता होना चाहिए, तो आपको बताना है कि महापुराण के लेखक कौन थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? हमारा अगला प्रश्न है कि आपको बताना है कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। ए शालिभद्र सूरी, बी विजयसेन सूरी, सी विनय चंद्र सूरी या डी जिनधर्म सूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की है भरतेश्वर बाहुबली रास, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है? ए राजसूय, सी बी राजयश, सी रसायन या डी रासक। आपको बताना है कि इनमें से किस शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी रासक शब्द से वे रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना, उसमें कुल कितने सर्ग हैं। ए 64, बी 68, सी 69 या बी डी 67। आपको बताना है कि आदिकाल में कुल कितने सर्ग हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 69 सर्ग हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? आपको बताना है कि जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। ए भटकेदार, बी मधुकर कवि, सी श्रीधर या डी जगनिक। जयचंद्र प्रकाश आपको बताना है किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भटकेदार की रचना है जयचंद्र प्रकाश। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है।
हिंदी का प्रथम वास्तविक महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। आपको बताना है ए रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना, और चंद बरदाई का जो काव्य है पृथ्वीराज रासो, उसे ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है। ए मिश्र बंधु, बी कर्नल टॉड, सी मुंशी देवी प्रसाद या डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि इनमें से पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में हमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में हमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। ए विजयपाल रासो, बी विसलदेव रासो, सी पद्मावत या डी पृथ्वीराज रासो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बिसलदेव रासो। और आपको इसके राइटर का नाम भी बताना है कि बिसलदेव रासो किस रचनाकार की रचना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। आपको बताना है कि स्वयंभू आदिकालीन कवि, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना। ए राम कुमार वर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल शंकराचार्य, डी शिव सिंह सेंगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। और राहुल शंकराचार्य ने किसे माना था, सरप्पा। और सर्वमान्य रूप से भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि, तो सरप्पा ही माने जाते हैं। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, तो राम कुमार वर्मा ने माना। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी धनपाल या डी जोइंदू। आपको बताना है कि परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी जोइंदू। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी चंद बरदाई या डी दामोदर शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मैथिली भाषा में एक रचना की थी जिसका नाम था पदावली। ठीक है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। ए विद्यापति, बी चंद बरदाई, सी अमीर खुसरो या डी जगनिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति को ही अभिनव जयदेव कहा जाता है। अभी मैंने अपनी विद्यापति के कितने नाम बताए, 2, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल। आप दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राउल वेल किसकी रचना है। ए कुशल लाभ, बी मधुकर, सी रोड़ा कवि या डी धनपाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रोड़ा कवि की रचना है राहुल वेल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। आपको बताना है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। ए 83, बी 84, सी 85 या डी 86। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्धों की संख्या मानी गई है 84, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। आपको पता है कि जो रामचंद्र शुक्ल थे उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया था, और उन्होंने कुछ रचनाओं के आधार पर यह नाम दिया था। तो आपको बताना है कि वो कुल कितनी रचनाएं थी जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। ए 10, बी 11, सी 12 या डी 14। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा नाम दिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो किसकी रचना है। मैंने आपसे ऊपर शायद पूछा भी था कि आपको बताना है कि बिसलदेव रासो किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ए नरपति नाल्य, बी जगनिक, सी नरसिंह भाट या डी दलपति विजय। आपको बताना है कि बिसलदेव रासो किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपति नाल्य।
हमारा अगला प्रश्न है, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शायद ये प्रश्न पहले हो चुका है, तो आप बताएंगे कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए मिश्र बंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राहुल संकृत्यायन या डी रामकुमार वर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राहुल संकृत्यायन। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अभी मैंने ऊपर आपको इसका उत्तर शायद बताया भी था। ए बिसलदेव रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी संदेश रासक या डी खुमान रासो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? ए इतिहास ग्रंथ, बी व्याकरण ग्रंथ, सी भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ या डी काव्य ग्रंथ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। और लेखक कौन है इसके? दामोदर शर्मा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? ए अमीर खुसरो, बी चंद बरदाई, सी सरहप्पा या डी दामोदर शर्मा? आपको बताना है कि खड़ी बोली को काव्य की भाषा सर्वप्रथम किसने बनाया। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि आदिकाल में जो वीर रस की रचनाएं हैं उन्हें किस शैली में लिखा गया। ए पिंगल, बी दोहा चौपाई, सी डिंगल और डी कवित सवैया? आपको बताना है सही उत्तर, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है वीर रस की रचनाओं को लिखने में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? यानी कि आपको बताना है कि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से बुलाया। ए अभ्रंश काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी अंधकाल या डी संधि काल या चारण काल? आपको बताना है सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को दो भागों में बांटा है, सबसे पहला है संधि काल और दूसरा है चारण काल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद कर लेना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। ए गोरखनाथ, बी मत्स्येंद्र नाथ, सी चौरंगी नाथ या डी नागार्जुन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 9। 84 सिद्ध थे और नाथों की संख्या कितनी थी? 9। इन दोनों बातों को आप याद रखना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? ए भट्ट केदार, बी गोपीचंद, सी ज्योतिश्वर ठाकुर या डी मधुकर कवि? आपको बताना है कि जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? आपको बताना है कि आदिकाल में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें से कौन सा साहित्य संदिग्ध माना जाता है, यानी कि उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। ये सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी रासो साहित्य या डी लौकिक साहित्य? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रासो साहित्य की प्रामाणिकता है, उस पर वह मतलब संदिग्ध है रासो साहित्य की प्रामाणिकता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, परमाल रासो किसकी रचना है? आपको बताना है कि परमाल रासो किसकी रचना है। ए नरसिंह भाट, बी हेमचंद्र, सी जगनिक या डी शारंगधर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जगनिक। किसकी रचना है? परमाल रासो जगनिक की। ठीक है, और इसका जो हमारे पास वर्तमान रूप में उपलब्ध है पूरी रचना उपलब्ध नहीं है। इसका एक हमारे पास खंड है आला खंड नाम से, जो कि जगनिक मतलब परमाल रासो का ही एक खंड है। ठीक है, इसे आप याद रखना, पूछा जाता है कि आला खंड किसका स्वरूप है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल रासो। इसके बाद अगला प्रश्न है, जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? अभी शायद ऊपर भी ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। ए विद्यापति, बी भट्ट केदार, सी धनपाल या डी मधुकर कवि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मधुकर कवि की रचना है जयमंक जस चंद्रिका। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचनाकार हैं?
ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी धनपाल या डी सरप्पा। आपको बताना है कि भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धनपाल। इसके बाद अगला प्रश्न है, सरप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। आपको बताना है कि सरप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य से है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। सरप्पा को सिद्ध साहित्य का प्रवर्तक भी माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। ए सरप्पा, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू या डी हेमचंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्वयंभू को आदिकाल का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि स्वयंभू की रचना कौन सी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं हिंदी का तूती हूँ, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदी में पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यह कथन किसका है। आपको बताना है कि जो ऊपर कथन दिया गया है यह किस कवि का है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी ज्योतिश्वर ठाकुर या डी कबीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी का तूती, हिंदुस्तान का तूती भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर अमीर खुसरो हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राउलबेल किसकी रचना है। ये प्रश्न भी शायद रिपीट हो रहा है, तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा। ए चंद्रबरदाई, बी रोड कवि, सी दामोदर शर्मा या डी विद्यापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रोड़ा कवि। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है। ए विद्याधर, बी सरप्पा, सी पुष्पदंत या डी शबरप्पा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश रचना है सरप्पा की। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। आपको पता है कि आदिकाल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। ए वीरगाथा काल, बी श्रृंगार काल, सी चारण काल या डी बीजवपन काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी श्रृंगार काल, क्योंकि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो किसकी रचना है। शायद ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। ए जगनिक, बी नरपति नाल, सी भटकेदार या डी चंद्रबरदाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपति नाल की रचना है बिसलदेव रासो। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है। ए शांत, बी हास्य, सी करुण या डी वीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वीर रस। ठीक है। इसके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, परमात्म प्रकाश की रचना किसने की। आपको बताना है कि परमात्म प्रकाश किसकी रचना है। ए राम सिंह, बी योगेंद्र, सी हेमचंद्र या डी मेरुतुंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी योगेंद्र की रचना है परमात्म प्रकाश। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न, और हम अगले जो 50 प्रश्न हैं आदिकाल के जो सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें हम अगली कक्षा में अगले पार्ट में देखेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ भी फॉलो करना। वहाँ मैं अपनी लिखी हुई कविताएं पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।